हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखेंगे बाबू धातु एवं अधातु। ठीक है, उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इस वजह से थोड़ा ज्यादा पार्ट बनाना पड़ेगा इसका। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था निष्कर्षण के बारे में। ठीक, उसमें देखा था अयस्कों का समृद्धिकरण। उसके बाद अगला पॉइंट है बाबू कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। आपको पता है कम क्रियाशील धातु कौन से है? AgAu है ना। तो चलिए, तो देखिए इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब जो कम क्रियाशील धातु है उसको अगर थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए तो हमको धातु क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं Hg का निष्कर्षण। ठीक है, Hg का निष्कर्षण यानी Hg को हम पूर्ण रूप से लाएंगे तो Hg जो होता है वो HGS होता है, सिनाबार होता है। ठीक है, यानी उस शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। HGS यानी सिनाबार के रूप में हमको पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी ये मरकरी सल्फाइड होता है। ठीक है, इसको साइंटिफिक नेम के साथ कहा जाता है सिनाबार। ठीक है, तो देखिए जब हम मरकरी सल्फाइड को वायु के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, वायु के ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तापन करते हैं, तो HgO मरकरी ऑक्साइड और SO2 क्या बाहर हो जाता है यहां से, SO2। ठीक है, अब देखिए फिर HgO को यानी जो आपका मरकरी ऑक्साइड है इसको जब गर्म करेंगे तो हमको मरकरी शुद्ध रूप में इधर मिल जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो समझ में आया आप लोग को एग्जांपल के साथ। तो देखिए मेन होता है कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे होगा, एग्जाम में पूछा। तो कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण ऑक्साइडों को गर्म करने से ही हमें शुद्ध रूप में धातु क्या जाता है, मिल जाता है, सीधा डेफिनेशन। एग्जाम्पल पूछा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 बार लिखिएगा, 5-6 बार ना, तो आपको लिखने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके किताब से, एनसीईआरटी के Cu2S से Cu का निष्कर्षण। ठीक है, Cu2S से Cu का निष्कर्षण यानी कॉपर का निष्कर्षण करेंगे हम लोग। तो देखिए Cu2S में जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यानी कॉपर सल्फाइड से हम लोग कॉपर का निष्कर्षण करेंगे। तो जब इसको वायु के साथ गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड और SO2 है ना, सल्फेट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए Cu2O कॉपर ऑक्साइड को जब कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट क्या हो जाएगा, वहां से अलग हो जाएगा। यानी कॉपर हमें शुद्ध रूप में तब वहां से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आया आप लोग को बात। अब बात करते हैं आगे का पॉइंट, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। यानी मध्यम क्रियाशील के जो धातु होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है। तो देखिए आपको ये बात पता होगा, प्राकृतिक में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ये जब भी पाई जाती है तो किस रूप में पाई जाती है, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में। मध्यम क्रियाशील धातु कैसे मिलते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए मध्यम क्रियाशील धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। यानी ऑक्साइड से अगर इसको मतलब पाया जाए तो बहुत आसानी से पाया जाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे आगे। देखिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप, सल्फाइड अयस्क जो आपने अयस्क निकाला उसके सल्फाइड को आप वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर का पूछा था, भर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, ऑक्साइड में प्राप्त हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ZnS जिंक सल्फाइड को जब O2 के साथ हम गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फेट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी जो सल्फाइड था वो सल्फेट के रूप में वहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। इस अभिक्रिया को भर्जन अभिक्रिया भी कहेंगे और इस डेफिनेशन को भर्जन कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए अगला पॉइंट है बाबू, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी एक निष्पादन है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में 2 नंबर पूछता है, एक भर्जन किसे कहते हैं, एक निष्पादन किसे कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये भर्जन जो है सल्फाइड में काम करता है, डेफिनेशन दोनों का सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे वायु की उपस्थिति या इसको भी वायु की उपस्थिति, बस फर्क क्या है, यहाँ सल्फाइड अयस्क आएगा और यहाँ कार्बोनेट अयस्क आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को बात, दोनों सिस्टम सेम ही है, बस ये कार्बोनेट के साथ हुआ तो निष्पादन हो जाएगा
सल्फाइड के साथ हुआ तो वर्जन हो जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाबू? निष्पादन कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? अब देखिए जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? निष्पादन कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? अब देखिए नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, अभी तो नहीं पूछा है पर उम्मीद है क्योंकि एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 के साथ, यानी आपने देखा होगा रेल की पटरी कैसे जुटती है, उस चीज को समझना है। तो आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग, यानी लोहा ऑक्साइड के साथ, लोहा ऑक्साइड है ना, आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3, इसमें जब एल्युमिनियम से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो उसका प्रयोग किस चीज में होता है बाबू? ठीक है, उसका जो प्रयोग होता है रेल पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए। रेल पटरी, ठीक है, याद रखें, रेल पटरी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? तो देखिए थर्मेट अभिक्रिया, अभी पढ़िएगा। तो रेल पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थर्मेट अभिक्रिया। तो ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। जब आपसे पूछ दे रेल पटरी को जोड़ने के लिए किसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है, या उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो Fe2O3 की अभिक्रिया किसके साथ होती है? एल्युमिनियम के साथ, और उसे क्या कहते हैं बाबू? थर्मेट अभिक्रिया। क्या कहते हैं? थर्मेट अभिक्रिया। ठीक है, यानी अब मशीन के पुर्जे हैं, मान लीजिए कोई भी मशीन है, उसके पुर्जों में दरारें आ गई तो उसको भी ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? थर्मेट अभिक्रिया का। समझ में आ गया आप लोग को थर्मेट अभिक्रिया? देखते हैं अगला। चलिए बाबू, हमने कम क्रियाशील का अभिक्रिया देख लिया, मध्यम का देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बाबू अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। इसका निष्कर्षण कैसे होता है? देखिए, इन धातुओं को विद्युत अपघटनी उपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी विद्युत उपघटन के द्वारा अधिक क्रियाशील धातु को क्या करते हैं? हम प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? अधिक क्रियाशील धातु को किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटनी। किसके द्वारा? विद्युत अपघटनी के द्वारा। ठीक है, जैसे अब देखिए NaCl का हम लोग निष्कर्षण करते हैं, तो हमने क्या लिया भाई? एक टब लिया, ये दो कुंडली ली, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। माइनस को कहते हैं बेटा कैथोड और प्लस को कहते हैं एनोड। जब इसमें NaCl हमने डाला, ठीक है, तो NaCl जो है, यानी ये Na क्या है? Na क्या है? धातु है। तो ये कहाँ जाने लगा? ये जाने लगा बाबू माइनस के पास। किसके पास जाने लगा? माइनस के पास। तो जो आपका Na है बाबू, वो कहाँ पे जाएगा? कैथोड पर, यानी माइनस की जगह। और ये जो आपका क्लोरीन है, ये क्या हो जाएगा? गैस बन के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, और जो क्लोरीन में निकलेगा वो किस पे निकलेगा? एनोड पे, यानी प्लस पर। और जो सोडियम है वो किस पे निकल जाएगा? आपका कैथोड पर। ठीक है, यानी कैथोड पर हमारा क्या निकलेगा? सोडियम, और एनोड पर क्लोरीन। ठीक है, तो यानी आप Na+Cl- हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को बात? तो इस तरह से हम सोडियम क्लोराइड का निष्कर्षण किया और सोडियम धातु को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। समझ में आ गया बात? अब तीसरा चरण जो आपका स्टेप 3 है, वह है धातुओं का परिष्करण। अब धातुओं का परिष्करण करेंगे। ठीक है, तो धातुओं के अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण। धातु के ऊपर जो भी विकार है उसको हटाने के लिए सबसे, यानी उसके ऊपर जो भी अपद्रव है, ठीक है, उसको हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि है बाबू विद्युत। तो आपको पता है किसके द्वारा होगा बाबू? विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा। अब देखिए, विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, ठीक है, यहाँ पर विद्युत अपघटन से घुल जाती है। जब इसमें विद्युत अपघटन होता है, जब विद्युत को डाला जाता है तो क्या हो जाता है? घुल जाता है। और जो भी मतलब अपद्रव होता है बाबू, वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ठीक है, और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में ले लेता है और किसके पास आ जाता है? कैथोड के पास। बाकी जो है अपना निकल जाता है। समझ में आया आप लोग को परिष्करण? ठीक है, अब देखिए, इतनी ही मात्रा में शुद्ध विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, शुद्ध विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या हो जाती है? निक्षेपित हो जाती है। देखिए, जो भी आपका शुद्ध पदार्थ है वो किस पे निक्षेपित हो जाएगा? कैथोड पर, यानी इस पे आके जम जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी है वो कहाँ चल जाएगा बाबू? एनोड पर। समझ में आया आप लोग को बात? और अपद्रव आपको एक साइड में मिल जाएगा। अविलय अशुद्धियां, ठीक है, अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। मैंने बताया ना आपको, एनोड के तली में है ना अविलय।
निक्षेपित हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं, एनोड पंख भी कहते हैं। यहाँ पे जो जमा हो गया इस चीज को क्या कहते हैं, एनोड पंख भी कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। तो धातुओं का आपने तीनों स्टेप देख लिया कि किस तरह से धातु प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब हमारा संचारण, इसको आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, आपको पता होगा जब कोई भी धातु अम्ल, आर्द्र या वायु के संपर्क में आती है, ठीक है, तो क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, पॉइंटे वाइज हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए सिल्वर वायु की उपस्थिति में काली हो जाती है। जब सिल्वर वायु के पास रहेगा, सिल्वर यानी चांदी, वायु की उपस्थिति होगी तो वो कैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी। सब एक नंबर आपका पॉइंट है, एग्जाम में पूछने वाला, ठीक है। कॉपर वायु के स्थिति में CO2 के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। कॉपर जो है वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कौन सा परत बनाता है, हरे रंग का परत बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर के ऊपर आप देखिए हरे रंग का परत चढ़ता है। कैसे चढ़ता है, वायु की उपस्थिति में, यानी वहां वायु की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, ठीक है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है बाबू, परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको दे देता है जंग किसे कहते हैं, तो समझ में आया आप लोग को। लंबे समय तक आर्द्र पानी, यानी पानी में रहने, या वायु रहे, वायु में वायु सहित पानी, यानी जब पानी का अक्ष हो और वायु में पानी का नमी हो, ठीक है, तो रहने पर लोहे पे भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है, धीरे धीरे परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है। अब इस सब संचारित हो गया। अब इस सब चीज को संचारण से कैसे बचाएं, इसके बारे में जाने। चलिए बाबू, तो संचारण आप लोग समझ गए। अब संचारण से सुरक्षा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछता है। देखिए किसी भी चीज को संचारण से बचाने के लिए क्या करेंगे, धातुओं को पेंट करेंगे, है ना, उस चीज पे क्या करेंगे, रंग देंगे, उसको पेंट करेंगे, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन, इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे की जंग लगने से, लोहे को, ठीक है, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्या क्या करके बाबू, अगर लोहे को जंग लगने से बचा, जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, तो भैया पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, ये तीनों को तो याद आपको रह सकता है, पेंट, तेल और ग्रीज। अब अगला है यसद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु। इस सब के बारे में हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है बाबू यसद लेपन। यसद लेपन किसे कहते हैं, तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उनपे जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। यानी सीधा समझिएगा, लोहा हो या स्टील हो, ठीक है, लोहा या स्टील, लोहे पर क्या किया जाता है, जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम जिंक कहते हैं, उसकी परत चढ़ा दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, यसद लेपन, उससे जंग नहीं लगता है। समझ में आया आप लोग को बात, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्र धातु, क्रोमियम लेपन, आप लोग को समझ में आ गया यसद लेपन। अब आ गया क्रोमियम लेपन। तो आपने साइकिल का हैंडल देखा होगा, उसके ऊपर जो लेप होता है वो क्रोमियम का लेप होता है, जिससे जंग क्या होता है, बड़ी देर बाद लगता है। या पैंडल का नीचा जो स्पेंडल जिसको आप लोग कहते हैं, वो भी क्रोमियम का ही बना होता है, यानी लोहे के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दिया जाता है। अब एनोडीकरण या मिश्र धातु, या आप एनोडीकरण कहिए या मिश्र धातु कहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब देखिए मिश्र धातु या एनोडीकरण है क्या, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बाबू, मिश्र धातु कहते हैं। समझ में आया बात को, याद हुआ, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो या दो से अधिक मिश्र धातु के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समझ के बात को। देखिए बाबू आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, लोहा प्लस कार्बन, ठीक है, लोहा किससे बना है, लोहा, और उसके अंदर कार्बन का कितना परसेंट होता है, 0.05%, तब जाके लोहा है। इस्पात किसे कहते हैं, बहुत बच्चों को इस्पात किसे कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। जैसे आपके घर में चम्मच होगा, पतीला होगा, तो स्टेनलेस स्टील का होता है, उसमें जंग देखे आप लोग लगता है, कितना भी मांझ लीजिए, धो लीजिए, जंग लगा नहीं लगा। किससे बना होता है, उसमें लोहा होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। लोहा और निकेल, ऊपर से क्रोमियम का परत होता है, जिसके कारण वो क्या कहलाता है, स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात। अब पीतल किस से मिलके बनता है, कॉपर और जिंक। ये सब एक नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भाई कांसा किससे मिलके बनता है, या पीतल का मिश्रण क्या है, पीतल का मिश्र धातु क्या है।
तो पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है क्या चीज, पीतल। और कांसा जो है वो कॉपर और टीन से मिलकर क्या बनता है, कांसा। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब नोट, कुछ बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और इसे कठोर बनाने के लिए, ठीक है, इसे कठोर यानी अब मान लीजिए सोना जो है वो क्या होता है, कमजोर नाजुक होता है, उसको कठोर बनाने के लिए चांदी और तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, चांदी और तांबा। यानी 2% आपका चांदी या तांबा मिलाया जाता है, यानी 1% चांदी 1% तांबा मिलाया जाता है, तो सोना जो होता है आपका कठोर हो जाता है, ठीक है। और आभूषण जो आपका तैयार होता है उसको बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है, 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का उपयोग होता है, एग्जाम में कभी कभी दिया फंसाने के लिए, तो बहुत बच्चे के मन में क्या होता है, 24 कैरेट मार देता है। तो 24 कैरेट नहीं है, ठीक है। शुद्ध सोना बनने मतलब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, आप लोग को समझ में आया। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का उपयोग होता है दोनों, 22 कैरेट। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट। 2 कैरेट भाई जाता क्या, तो 2 कैरेट में आभूषण जब बनेगा तो उसको मजबूती चाहिए, जिसके लिए उसमें चांदी तांबा और कुछ सोनार क्या करता है भाई 18 कैरेट 16 कैरेट में भी आपको बना के दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, आभूषण जब भी आप बनवाइए तो 22 कैरेट का या 18 कैरेट, जो कि मिनिमम आपको बैंक में भी काम देगा, ठीक है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बाबू, 24 कैरेट का। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। धातु एवं अधातु पूरा आपका खत्म हो गया है। अब मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है।